जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो फॉर ज्योग्राफी। ठीक है, और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। बस कुछ यूपीएससी ने रटी हुई चीज़ें हैं, बस वही पूछता है यूपीएससी से। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा पूछता है, तो यही पढ़ेंगे। और अगर आप मेरे तरीके से पढ़ेंगे तो आप भी मेरी तरह एफकैट, सीडीएस, एसएससी बैक टू बैक क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो आप अगर फॉलो करेंगे, तो अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप जीएस में इजीली 40 प्लस स्कोर कर लेंगे, जो कि मैंने इस बार 40 प्लस स्कोर किया था। और इसकी जैसे मेरा ओटीए का स्कोर जो हो गया था वो अराउंड अप्रॉक्स 115 हो गया था, एंड फॉर आईएमए एंड एएफए इट वाज अराउंड 160 प्लस। ठीक है, तो इतना इजीली हो जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो अर्थ होता है ना, अपना अर्थ बॉडी, तो जो सन होती है, सन उसमें कुछ हीट फेंकता है। ठीक है, सन उसमें क्या मिलता है, अपनी सनराइज पड़ता है, जिसकी वजह से वो हीट होता है। ठीक है, तो उसी हीटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसी हीट के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितनी हीट कैसे बढ़ती है, कहाँ पे बढ़ती है, और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम यही सब इसमें पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि दिन कम है, 100 दिन ही बचे हैं, बस सितंबर में आपका पेपर हो जाएगा स्टार्टिंग में, तो बहुत दिन कम है। तो इसकी वजह से मैं आपको चाहूँगा कि आप कम चीज़ें पढ़ें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, उसी से आपका ईजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या पढ़ना है, दिस नथिंग यू हैव टू स्टडी। ठीक है, ये नहीं पढ़ना, यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो सोलर रेडिएशन क्या होता है ना, जो अर्थ होता है, मान लो ये रही अपनी प्यारी अर्थ। ठीक है, और ये रहा हमारा सन। ठीक है, तो ये रहा सन। ठीक है, और ये सन ना, ये क्या भेजेगा, सोलर रेडिएशन भेजता है। ठीक है, क्या भेजता है, सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन मतलब सन से आ रहा है, इसलिए सोलर रेडिएशन। ठीक है, और ये किस फॉर्म में भेजता है, तो शॉर्ट वेवलेंथ में भेजता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो सन हमें रेज भेजता है, यानी सोलर रेडिएशन भेजता है, वो शॉर्ट वेवलेंथ की फॉर्म में भेजता है। ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ की वेव में भेजता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इंसोलेशन। ठीक है, इंसोलेशन क्यों कहते हैं, इन मतलब अंदर आना। ठीक है, तो अंदर कहाँ रहा, अर्थ में, सोलेशन मतलब सोलर से जो रेडिएशन निकलता है उसको कहते हैं इंसोलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रखा है, इसको मैं हाईलाइट करूंगा, जितना उतना पढ़ना। ठीक है, क्या दे रखा है, द अर्थ सरफेस रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन विच इज शॉर्ट इन टर्म्ड एज इंसोलेशन। ठीक है, अब क्या होता है, अपना जो अर्थ है ना वो ज्वाइड शेप में है, यानी प्रॉपर सर्कुलर शेप में नहीं है। ज्वाइड कैसा होता है, ऐसा होता है, समवट लाइक दिस, अंडे की शेप का। ठीक है, ओवल भी नहीं होता, पर थोड़ा अंडे जैसा ही होता है। ठीक है, तो अपना अर्थ कैसा है, ज्वाइड शेप का है। तो ज्वाइड शेप की होने की वजह से ना अर्थ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती अपनी सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो एज द Earth is geoid resembling a sphere, the sun rays fall obliquely at the top of the atmosphere and the earth intercepts a very small portion of the sun's energy। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्मॉल एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, सोलर एनर्जी। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ आपको टर्म याद रखनी है, यूपीएससी की फेवरेट टर्म है, वन इज पेरीहीलियन, पेरीहीलियन, एंड अनदर वन इज एपीहीलियन। ठीक है, एपीहीलियन। ठीक है, पेरीहीलियन होता है जब सन ना अर्थ के सबसे पास होता है, सन अर्थ के सबसे पास होता है। ठीक है, वेरी क्लोज। ठीक है, और एपीहीलियन होता है जब सन अर्थ के बहुत ज़्यादा दूर होता है, यानी वेरी फार। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, पी से पेरीहीलियन, पी से पास, यानी सन जब अर्थ के सबसे पास होगा, ए से एपीहीलियन यानी सबसे ज़्यादा फार। ठीक है, तो पी से पेरीहीलियन, पी से पास। ठीक है, अब ये याद रखना है कि पेरीहीलियन कब होता है। ठीक है, अब आपको लगेगा कि सर पेरीहीलियन तो तभी होगा जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यानी कब, यानी मई जून के जुलाई में, लेकिन ऐसा नहीं होता। पेरीहीलियन पड़ता है 3 जनवरी को। ठीक है, यानी हाँ, पेरीहीलियन पड़ता है 3 जनवरी को। ठीक है, तो ऐसा क्या पढ़ते हैं, ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन। ठीक है, ऑन 4th जुलाई दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एपीहीलियन। ठीक है, और 3rd जनवरी में अर्थ होता है ना वो नियरेस्ट होता है टू द सन, और दिस पोजीशन इज कॉल्ड पेरीहीलियन। अब आपको लगेगा कि सर अगर 3 जनवरी को अर्थ सबसे ज़्यादा पास होता है सन के, तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़नी चाहिए, पर उस दिन तो ठंड होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो ना, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स प्ले करते हैं। ठीक है, ये नहीं होता कि बस सन की रेडिएशन आ रही है बस हो गया, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, मतलब कि वेदर कैसा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, ये सब प्ले में आते हैं, इसकी वजह से ये सब होता है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है। अब इसमें देखो ये दे रखा है, या you can see that कि however the effect of this variation in the solar output is masked by other factor like distribution of land and sea and atmospheric circulation। ठीक है, तो hence the variation in the solar output does not have great effect on daily weather changes on the surface of the earth। ठीक है, जो मैंने बताया कि और भी चीज़ें प्ले में आती है, जैसे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी। अब आता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ में हर जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। ठीक है, तो वेरिएबिलिटी इंसोलेशन होती है, वो किस बेसिस में होती है। ठीक है, 4 पॉइंट आपको याद रखनी है। फर्स्ट इज
रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, सबको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस में रोटेट करता है, ठीक है। दो चीजें होती है, रेवोल्यूशन होता है, रोटेशन होता है, ठीक है। तो रेवोल्यूशन की वजह से कुछ चेंज होती है, रोटेशन की वजह से कुछ चेंज होती है। तो एक दिन आपको मिसलेनियस वीडियो बनाऊंगा मैं ज्योग्राफी को, उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है जो वेरिएबिलिटी कॉज करती है होती है रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। सेकंड है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सनरेज, ठीक है, किस एंगल में सनरेज आ रही है, ठीक है। तीसरा है कि लेंथ ऑफ द डे क्या है, और चौथा है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर साफ है या फिर उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है। और लास्ट है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंड मतलब कि कितनी लैंड और कितनी सी है, उसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे ज्यादा ग्रेटर इन्फ्लुएंस किसका होता है, फैक्ट, अर्थ का एक्सिस कितना एंगल बनाता है 66.5 डिग्री का विद द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, तो वो ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड ऑन द डिफरेंट लैटिट्यूड, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब बाकी आपको इसमें कुछ ये सब नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये कैसे दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ ऐसे करके टिल्ट होता है, ठीक है। तो अब ये जो टिल्टिंग हुई है ना, इसकी वजह से जो सनरेज आएगी, अब सनरेज तो ऐसी आएगी सीधी, सन तो टिल्ट नहीं होता, तो सनरेज सीधी आएगी, तो कहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा, इस एरिया में ज़्यादा पड़ेगा ना, इसमें तो ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो बस इसी वजह से वेरिएबिलिटी कॉज होती है, ठीक है। वहाँ पर वही हमें यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। दिस सेम थिंग इज बीन शोन हेयर, ठीक है, वो हमें यहाँ पे दिखा रखा है। अब ये इसमें देखा गया एटमॉस्फेयर होता है ना, वो लार्जली ट्रांसपेरेंट होता है शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, मतलब जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो अपना जब सन से रेडिएशन आ रही होती है तो एटमॉस्फेयर तब कैसा हो जाता है, ट्रांसपेरेंट, मतलब वो सबको आने देता है। लेकिन जब यही चीजें बाहर जा रही होती हैं तो एटमॉस्फेयर ढीठ हो जाता है और वो बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें हाँ, इसमें यही है जो साइंस में मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी ना, तो वो वही है, ठीक है। द रेड कलर ऑफ द राइजिंग एंड सेटिंग सन एंड द ब्लू कलर ऑफ द स्काई आर द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये पढ़ लेना। अब आता है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन एट अर्थ सरफेस, इसमें आपको क्या पढ़ना है बता देता हूँ, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। पढ़ना क्या है इसमें, आपको पढ़ना है ये चीज़ बट, ठीक है, कि जनरली एट द सेम लैटिट्यूड, अगर सेम लैटिट्यूड है ना तो इंसोलेशन ओवर कॉन्टिनेंट ज़्यादा होगा देन ओशियंस, ठीक है। क्या मतलब कि जब एक ही एंगल में लैंड भी हो और सी भी हो तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन होगा, लैंड होगा, ठीक है। लैंड सबसे ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए इंसोलेशन सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स में पड़ता है रादर देन ओशियन में, ठीक है। अब आता है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। अब आप इसमें तीन चीज़ें पढ़ेंगे, कंडक्शन एंड कन्वक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्शन, ठीक है। तो अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या होता है, हीट होता है, ठीक है। अर्थ जैसी हीट हो जाता है ना तो एक लिमिटेड टाइम तक हीट होता है, वो जैसे हीट होता है उसके बाद अर्थ क्या करने लग जाता है, ट्रांसमिट करने लग जाता है, ठीक है। हीट ट्रांसमिट करने लग जाता है हीट टू द एटमॉस्फेरिक लेयर नियर द अर्थ इन लॉन्ग वेव फॉर्म, ठीक है। हमेशा याद करना जो सन से रेडिएशन आती है अर्थ में वो शॉर्ट वेव फॉर्म होती है, लेकिन जो सेम रेडिएशन अर्थ भेजेगा बाहर एटमॉस्फेयर में वो कैसी होगी, लॉन्ग वेव फॉर्म में होगी, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ है तो इसको याद कर लेना, ठीक है, इन लॉन्ग वेव फॉर्म, ठीक है। अब कंडक्शन का मतलब क्या होता है, कंडक्शन में ना पार्टिकल्स मूव नहीं करते, बस वाइब्रेशन होती है। फॉर एग्जांपल ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये एयर ऊपर की और ये लैंड है, ठीक है। तो ये लैंड क्या हुआ, रेडिएशन से गर्म हुआ, ठीक है, गर्म हुआ हॉट, अब ये ऐसे ऐसे करके हॉट, मतलब जो हॉट एयर होती है ना वो राइज होती है, ठीक है। तो हॉट एयर ऐसे करके राइज होगी, ठीक है, तो पार्टिकल्स ऊपर मूव करेंगे तो उसके ऊपर की जो एयर होगी वो भी गर्म हो जाएगी, फिर इसके ऊपर की जो एयर होगी वो गर्म होगी, ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है। तो कंडक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा रखा है कि द एयर इन कॉन्टैक्ट विद लैंड गेट्स हीटेड स्लोली एंड द अपर लेयर इन कॉन्टैक्ट विद द लोअर गेट्स ऑल्सो हीटेड, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। और कंडक्शन कब होता है, जब दो बॉडीज होती है ना वो अनइक्वल टेम्परेचर में होती है और वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाती है, ठीक है। और ये हीट कंटिन्यू कब तक होगा, जब तक बोथ द बॉडीज क्या करेंगे, अटेन सेम टेम्परेचर, ठीक है। ये थर्मल, ये अगर आपने 11th-12th में साइंस पढ़ी हुई तो एक वो होता है कि तब तक दोनों बॉडी इक्वल टच में रहेंगी तब तक कि दोनों की सेम टेम्परेचर नहीं हो जाता, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंडक्शन, ठीक है। अब दूसरा होता है एयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, ठीक है, राइज करती है वर्टिकली ऑन हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ करंट्स एंड फर्दर ट्रांसमिट द हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर। दिस प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज कन्वेक्शन, ठीक है। इसको कहते हैं हम कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन सिर्फ कहां तक होता है, तो कन्वेक्शन सिर्फ ट्रोपोस्फेयर तक ही होता है, ठीक है। तो वर्टिकल हीटिंग को हम कहते हैं कन्वेक्शन और हॉरिजॉन्टल हीटिंग को ही हम क्या कह देते हैं, एडवेक्शन, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ही एयर का हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है। तो ये याद रख लेना, बस क्या याद रख लेना है कि जो कन्वेक्शन होता है ना उसमें वर्टिकल हीटिंग होती है और जो एडवेक्शन होता है उसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर होता है, ठीक है। बस ये दो चीजें आपको याद कर लेनी है, ठीक है। अब क्या पढ़ना है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से आपको मतलब ही पता चल रहा है, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड और रेडिएशन जो लैंड अपना रेडिएशन भेजेगा, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले इंसोलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ होती है, ठीक है, वो किस वेव में होती है, शॉर्ट वेव में होती है, जिस वजह से वो क्या हो जाता है, अर्थ का सरफेस हीट अप
कर देती है, ठीक है। उसके बाद जब अर्थ हीट अप हो जाता है ना, तो वो खुद एक क्या बन जाता है, रेडिएटिंग बॉडी बन जाता है, ठीक है। अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड इटसेल्फ बिकम्स अ रेडिएटिंग बॉडी, और वो क्या करने लग जाता है, रेडिएट करने लग जाता है एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर इन लॉन्ग वेव फॉर्म, ठीक है। लॉन्ग वेव फॉर्म हमेशा याद रख लेना, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। अब क्या होता है, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है ना, वो अब्सॉर्ब हो जाता है किससे, एटमॉस्फेरिक गैसेस से, पर्टिकुलरली बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। दस एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय द अर्थ्स रेडिएशन, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये अर्थ है अपनी, ठीक है, दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। फिर हमारा सन रोल पे आता है, ठीक है, ये रहा हमारा सन, ठीक है। अब क्या होता है, सन से रेडिएशंस आती हैं, ठीक है। तो जैसी सन से रेडिएशन आती है ना, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाती है। अब अर्थ क्या होगा, हीट अप होगा। अब जैसी अर्थ हीट अप होगा ना, तो अर्थ भी अपनी रेडिएशन भेजेगा। तो जब अर्थ अपनी रेडिएशन भेजता है ना, तो भेजेगा कैसे, वो ऐसे करके भेजेगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है, भेजेगा एटमॉस्फेयर में ऐसे करके, सॉरी, ठीक है, एटमॉस्फेयर में भेजेगा ऐसे करके। लेकिन अब यहाँ पे क्या, एटमॉस्फेयर रोल में आ जाता है और एटमॉस्फेयर अपनी ऐसी करके लेयर बना देता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन बाहर नहीं जा पाती है, और इसकी वजह से अर्थ भी गर्म हो जाता है, और रेडिएशन मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो खुद भी गर्म हो जाता है, ठीक है। और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अब आता है हीट बजट ऑफ अर्थ। हीट बजट ऑफ अर्थ में आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस एक ये चीज़ पढ़नी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है एल्बिडो, ठीक है। आपको पढ़ना है एल्बिडो। द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड द एल्बिडो ऑफ द अर्थ, मतलब कि, ठीक है। तो एल्बिडो किसको कहते हैं, हम एल्बिडो कहते हैं जो रिफ्लेक्टेड अमाउंट, जैसे जो अर्थ होती है ना, जो अर्थ हीट वापस से रिफ्लेक्ट करेगी, उस जो रिफ्लेक्टेड हीट होती है उसको एल्बिडो कहते हैं। सिर्फ पेपर में डायरेक्ट आया था कि व्हाट इज एल्बिडो, ठीक है। तो एल्बिडो होती है, और हमेशा याद रखना, जो वाइट बॉडी होती है वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है हीट को, और जो ब्लैक बॉडी होती है सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है। तो पेपर में क्वेश्चन आया था कि पेपर में क्वेश्चन आया था कि क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कौन सी करेगी, तो एक स्नो फील्ड था, मतलब स्नो कवर्ड लैंड, और एक ऐसे करता था, सबसे ज़्यादा वाइट स्नो कवर्ड लैंड होती, तो सबसे ज़्यादा वही रेडिएशन करेगी, ठीक है। तो बस इसमें एल्बिडो में इतना बड़ा, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये फालतू की चीज़ें हैं, बस एल्बिडो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर में आपको पढ़ना है कि फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं जो टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, ठीक है, जो कि टेम्परेचर में सबसे पहले करता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है क्या, लैटीट्यूड, ठीक है। लैटीट्यूड मतलब जो किस एंगल में, किस लैटीट्यूड में, दो चीज़ होती है, एक लैटीट्यूड होती है, एक लैंगिट्यूड होती है। लैटीट्यूड होती है ऐसी है, लॉन्गिट्यूड होती है सीधी में, ठीक है। तो कौन से लैटीट्यूड में जगह सिचुएटेड है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो लैटीट्यूड में डिपेंड करता है, बस लैटीट्यूड याद रखना। दूसरा है एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड है तो कितना ज़्यादा हाइट में है या फिर कितना ज़्यादा कम में है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एटमॉस्फेरिक इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अपना एटमॉस्फेयर का होता है, ठीक है। अब जो प्लेसेस होती है ना नियर द सी लेवल रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर देन द प्लेसेस सिचुएटेड एट हायर एलिवेशन। तो इसका बात है, जब आप पहाड़ों में जाते हो तो क्या होता है, आपको वहाँ पर ठंड ज़्यादा लगती है, और जब आप ग्राउंड प्लेन्स में आ जाते हो तो आपको ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों, क्योंकि एल्टीट्यूड भी बहुत ज़्यादा प्ले करता है, ठीक है। तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जब भी आपने देखा होगा जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे एक बैलेंस टेम्परेचर है, ठीक है। लेकिन जैसे आप सी से अलग जाओगे तो वहाँ पर गर्मी ठंडी दोनों ज़्यादा एक्सट्रीम होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी ज़्यादा मैटर करता है। और लास्ट है एयर मास एंड ओशियन करंट्स, ठीक है। एयर मास एंड ओशियन करंट्स होते हैं, ठीक है। एयर मास आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि एयर मास से क्या होता है। एयर मास से कुछ नहीं होता है, एयर मास होता है जब एक एयर होती है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम तक एक ही जगह पे जम जाती है, मतलब खड़ी हो जाती है या फिर एक ही जगह पे रह जाती है, तो उसको हम एयर मास कह देते हैं, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है वहाँ के टेम्परेचर को, ठीक है। और दूसरा ओशियन करंट्स, तो करंट्स होते हैं जो ओशियन में, उनको कहते हैं ओशियन करंट। फॉर एग्जाम्पल कोई भी करंट ले लो, कॉस्टॉक करंट हो गया, ठीक है, लैब्राडोर करंट हो गया, कैलिफोर्निया करंट हो गया, ये सब करंट होंगे, ये आगे आपको चैप्टर्स में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये होता है, बस ये पेपर में क्या आएगा, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं, तो उनमें बस ये नाम आएंगे, इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में आपने पढ़ना है सबसे पहले तो आइसोथर्म्स आपने पढ़ना है, ठीक है। आइसोथर्म्स क्या होता है, आइसोथर्म्स वो लाइंस होती हैं जो ज्वाइन करती है प्लेस को हैविंग इक्वल टेम्परेचर, यानी वो लाइन जहाँ पर प्लेसेस में जो भी, जैसे ये लाइन होगी ना ये आइसोथर्म है, तो यहाँ पर जितनी भी प्लेसेस होगी सब पे सेम टेम्परेचर का, ठीक है, उसको हम कहते हैं आइसोथर्म। ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ होती है, आइसो हाइलाइन, ठीक है, आइसोथर्म और आइसो हेल्थ, ठीक है, ये सब होते हैं, तो इनके अपने अपने मीनिंग होता है। तो अभी हम सिर्फ इसमें आइसोथर्म पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ नहीं पढ़ना है, फालतू की चीज़ें हैं, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी कुछ नहीं है।
ठीक है। अब लास्ट आता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कुछ नहीं होता, देखो आपने पढ़ा है कि जैसे जैसे आप हाइट में जाते हो, ठीक है, जैसे जैसे आप पहाड़ों में जाते हो, सबको पता है जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड अपना इंक्रीज करता है, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। लेकिन ये हर केस में नहीं होता, कई कई केसेस में ऐसा होता है जो ऑल्टीट्यूड है वो तो इंक्रीज करता है, लेकिन उसके साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज करने लग जाता है, यानी जैसे जैसे आप जितनी हाइट में जाएंगे वैसे वैसे गर्मी बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। तो उसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत है, नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है ना डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एलिवेशन, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। तो ये याद रख लेना, व्हाट इज नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट वो होता है जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, लेकिन एट टाइम्स द सिचुएशन इज रिवर्स्ड एंड द नॉर्मल लैप रेट इज इन्वर्टेड, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इन्वर्जन कैसा होता है, यूजुअली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन बट क्वाइट कॉमन नॉनदलेस, ठीक है। क्वाइट कॉमन होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। अब इसकी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, एक तो लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए विद क्लियर स्काइज एंड स्टिल एयर इज आइडल सिचुएशन फॉर इन्वर्जन, ठीक है। तो ये याद रखना, लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए, क्लियर स्काई होनी चाहिए और स्टिल एयर होनी चाहिए, ये होता है, ठीक है। और पोलर एरियाज में ना, पोल्स जो होते हैं, पोलर एरियाज में जो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है ना, वहाँ पे नॉर्मल होता है थ्रू आउट द ईयर। क्यों? क्योंकि एक तो वो पोल्स में सिचुएटेड है, वहाँ पे सन का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता नहीं है, तो इसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा इन्वर्जन देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ पढ़ना है तो कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। ये नहीं पढ़ना, ठीक है। और इसमें आपको कुछ पढ़ना था, इन्वर्जन रिक्वेस्ट इन हिल्स एंड माउंटेन्स ड्यू टू एयर ड्रेनेज, कोल्ड एयर बाइंग, ठीक है। कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है, इसमें से, ठीक है। और ये कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो बस इतना आपको हो गया पेपर, इतना ही आएगा पेपर में, ठीक है। इससे फालतू बाहर कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर में से। तो जो जो चीज़ें हाईलाइटेड है सिर्फ आपको वो पढ़नी है और ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। उसका है जर्नी टू IIM, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो मेरी वीडियोज़, क्योंकि फ्री की चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट होना चाहिए। तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें मेरा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। बाय बाय।